हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मोहरा और आज का हमारा विषय है घूर्णन गति के तीनों समीकरण। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इन्हीं तीनों समीकरणों के बारे में बताऊंगा। जिस प्रकार हम रेखीय गति वाले पाठ में रेखीय गति के तीनों समीकरण पढ़ रहे थे, उसी प्रकार आज के इस चैप्टर में, जो कि घूर्णन गति नाम का एक चैप्टर है, तो आज के इस चैप्टर में हम घूर्णन गति के तीनों समीकरण पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर घूर्णन गति के तीनों समीकरण बहुत ही सिंपल हैं। तो मैंने यहाँ पर उनकी कुछ प्रोसेस लिख लिए हैं। तो ये प्रोसेस हमें जानना जरूरी है, इनके बिना हम वो समीकरण नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना होगा, पहले हम मान लेते हैं एक पिंड है हमारे पास, कोई एक पिंड है जो कि घूर्णन गति कर रहा है अपने अक्ष पर। एक घूर्णन गति होती है, एक वृत्तीय गति, वृत्तीय गति दूसरी होती है। घूर्णन गति का मतलब अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार, उसे घूर्णन गति कहते हैं। लट्टू का घूमना घूर्णन गति। लेकिन जब वृत्तीय गति लेंगे तो किसी बिंदु के चारों ओर घूमे तो वो वृत्तीय गति। तो घूर्णन गति और वृत्तीय गति में बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ से वो घूर्णन गति कर रहा है तथा जिसका प्रारंभिक कोणीय वेग, यहाँ पर हम वेग नहीं लेंगे, क्यों, यहाँ पर हम कोणीय वेग लेंगे, क्योंकि जब कभी पिंड घूमता है तो वो किसी वृत्तीय पथ या किसी घूर्णन गति करता है तो वो कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन, ये सब प्रोसेस वहाँ लगती हैं। तो मैं भी बता देता हूँ कोणीय त्वरण, कोणीय वेग तथा कोणीय विस्थापन है क्या। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया है। अब हम यहाँ पर बताएंगे, जैसे मान लेते हैं कोई वृत्त है, ये हमारा हुआ तो त्रिज्य वेक्टर, इसे कहते हैं त्रिज्य वेक्टर। अब ये यहाँ से, मतलब इसके अक्ष से, इसके परितः ये जितने कोण पर घूमा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने कोण पे गया, यही इसका है थीटा, कोणीय विस्थापन। अब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसकी चाल क्या थी, इसका वेग क्या था, तो वही है हमारा कोणीय वेग, जिसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा कोणीय वेग हुआ, ये त्रिज्य वेक्टर, और ये कोणीय विस्थापन। अब बात आती है कोणीय त्वरण क्या है। तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर डी वी बटे डी टी। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो बात कुल मिलाकर प्रोसेस वही है। तो चलिए फिर से उसी पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों हम वहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कोणीय वेग, कोणीय त्वरण तथा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से चलिए देखते हैं, माना इसका कोणीय प्रारंभिक कोणीय वेग, जैसे उसमें हम लेते थे कि उसका प्रारंभिक वेग u है, तो यहाँ पर प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट, इसे ओमेगा नॉट कहते हैं, तथा अंतिम कोणीय वेग ओमेगा है, तथा जिसका कोणीय त्वरण हमारा अल्फा है तथा कोणीय विस्थापन थीटा है। तो यहाँ से समझ गए सारी प्रोसेस। कोणीय विस्थापन थीटा है, कोणीय त्वरण अल्फा है, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट है तथा अंतिम कोणीय वेग ओमेगा है। तो यहाँ से हमें सारी प्रोसेस पता है। तो जिस प्रकार हम वो समीकरण लिखते थे, v बराबर u प्लस ए टी, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू समय, ये हमारा उसी प्रकार हो गया। थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सारी प्रोसेस वही है, बस एक की जगह पे अल्फा रख दिया गया है और ओमेगा की जगह, v की जगह पे ओमेगा रख दिया गया है, तथा प्रारंभिक वेग की जगह पे ओमेगा नॉट को रख दिया गया है, समय वही रहेगा। तो और विस्थापन की जगह पे यहाँ पर थीटा रख दिया गया। तो अब यहाँ से इनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, तो व्युत्पत्ति हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको सारी प्रोसेस बता दी है। तो प्रोसेस हमें यहाँ पर फिर से नहीं लिखना है, इसीलिए मैंने शुरू में ही लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ से हम सीधे यहाँ पर फार्मूले पर चलेंगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लिख देंगे कोणीय त्वरण की परिभाषा से। तो कोणीय त्वरण हमें क्या कहता है, तो ये यहाँ पर हम बात करें कोणीय त्वरण की परिभाषा से। कोणीय त्वरण की हमारी परिभाषा क्या है, कहते हैं, तो कोणीय त्वरण कहते हैं किसे, कोणीय वेग परिवर्तन की दर। मैंने पीछे अभी कुछ देर पहले आपको बताया, कोणीय वेग परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण के बराबर होती है। कोणीय वेग परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण के बराबर होती है। तो हमारी यहाँ से ये प्रोसेस हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे तेरह गुणा कर दीजिए। तो इसे कुछ इस प्रकार का लिख सकते हैं कि अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी बी लिख सकते हैं। अब हमें इसे क्या करना है, लिख देंगे, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन हमें 12th में मैथ में पढ़ने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम समाकलन कर देंगे।
तो समाकलन करने पर हमारा क्या होगा, हमारा अल्फा तो नियतांक है, तो नियतांक को हम ले लेंगे बाहर और यहाँ से समाकलन का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ से डी टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हमारी हो जाएगी इज इक्वल टू डी वी। यहाँ से डी वी नहीं लिखेंगे, ये यहाँ से डी ओमेगा हो जाएगा, मैंने यहाँ थोड़ा गलती कर दिया, यहाँ से डी ओमेगा हो जाएगा। तो डी ओमेगा क्योंकि कोणीय वेग को हम यहाँ से ओमेगा से दर्शा रहे हैं तो यहाँ से डी ओमेगा लिख देंगे, तो डी ओमेगा हो गया। तो डी ओमेगा ऐसे समाकलन में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमने लोअर लिमिट भी लिख दी अपर लिमिट भी लिख दी, यहाँ से हमारी प्रोसेस हो गई। तो चलिए देख, तो दोस्तों अब हमें क्या करना होगा, चलिए मैं फिर से वही लिख देता हूँ, मैं तो दूसरे पेज में आ चुका हूँ तो वहाँ से मैं फिर से लिख दूंगा तो आसानी हो जाएगी। तो मैंने कुछ इस प्रकार का वहाँ पर लिखा था। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसका कर लेंगे समाकलन। तो अल्फा यहाँ से फिर से हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा डी टी टी ज़ीरो इज इक्वल टू, यहाँ से भी हो जाएगा डी ओमेगा। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, इस प्रकार का लिख लेंगे। अब ये जो होती है यहाँ से हो जाती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अल्फा टी माइनस ज़ीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ से भी वही हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से भी वही लिख लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। यहाँ से गुणा कर दीजिए, अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो गया, समझ गए। अब इसे हम और अच्छी तरह से लिखना चाहें तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी पक्षांतर करने पर, और ये हमारे पहले समीकरण की हो गई व्युत्पत्ति, समझ गए। तो दोस्तों यहाँ से ये समीकरण हो गया पहला। अब यहाँ आते हैं व्युत्पत्ति दो पर। तो दोस्तों हमारे समीकरण एक की व्युत्पत्ति हो चुकी है, अब हमें समीकरण दो निकालना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पर मैंने सारी प्रोसेस आपको बता दी है, तो हमें यहाँ पर भी प्रोसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वही फिर हम यहाँ से छापते, कोई हमें आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिखेगा। मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट से वीडियो में बताया है ताकि ज़्यादा आपको देखना ना पड़े और यहाँ से आसानी से समझ जाएं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो यहाँ से सबसे पहले लेंगे कोणीय वेग की परिभाषा से, यहाँ ले लेंगे कोणीय वेग की परिभाषा से। कोणीय वेग की हमारी परिभाषा क्या कहती है, तो दोस्तों कोणीय वेग की परिभाषा ये कहती है कि कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर बराबर होती है किसके, कोणीय वेग ओमेगा की, हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फिर से वही काम, डी टी ओमेगा ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी थीटा हो गया। अब इसे क्या करना होगा, यहाँ से ये हमारी ओमेगा की वैल्यू मैंने यहाँ पर ऊपर निकाली है, तो ओमेगा की वैल्यू देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है, तो लिख लेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक हमारा क्या, तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यहाँ से डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। इस डी टी को इस पूरे ब्रैकेट में करा दीजिए गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी इज इक्वल टू डी थीटा हो गया। तो दोस्तों फिर से हमें यहाँ पर वही समाकलन वाली प्रोसेस लगानी होगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लीजिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ओमेगा नॉट डी टी प्लस यहाँ से अल्फा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, सॉरी मैंने यहाँ पर भी गलती लिख दिया, यहाँ पर भी ये भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा टी डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट, जब ये डी टी का समाकलन होगा तो यहाँ से अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ से भी लिख देंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये डी
dt t0 प्लस अल्फा। यहाँ से अब हमारा कुछ इस प्रकार का होगा कि जैसे हमें यहाँ पर कोई दिया है समाकलन में, एक निश्चित समाकलन था एक अनिश्चित, मैंने पिछले में आपको वहाँ पर भी निश्चित था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जितनी घात है उसमें से एक घात जोड़कर और जो हमारी घात आए उसे हम उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा t²/2 और यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट हट जाएगी, तो यहाँ पर डी थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा नॉट, यहाँ से t-0 प्लस अल्फा t²/2, यहाँ से हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से होगा थीटा। अब इसे हम और अच्छे से लिखना चाहें तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस यहाँ से हाफ अल्फा t²। ये हो गई हमारे दूसरे समीकरण की व्युत्पत्ति और ये है हमारा समीकरण नंबर 2 जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब आते हैं व्युत्पत्ति 3 पर। तो दोस्तों व्युत्पत्ति 3 भी इसी तरह सिंपल सी प्रोसेस है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये सबसे आसान प्रोसेस इसी की है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण हमारा 1 क्या कहता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये है हमारा घूर्णन गति का प्रथम समीकरण। दोनों पक्षों का कर दीजिए स्क्वायर। जिस प्रकार हम गति के समीकरण में निकालने के लिए इसी प्रकार स्क्वायर करते थे उसी प्रकार ये है, बस थोड़ी सी इसमें वही चेंजिंग है, मैंने अभी आपको शुरू में बताया। तो यहाँ पर स्क्वायर करने पर यहाँ से लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग दोनों पक्षों का करेंगे तो वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा, और प्लस 2 ओमेगा नॉट अल्फा टी, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस यहाँ से पूरे से 2 अल्फा कामन कर लीजिए। तो जब 2 अल्फा कामन कर लेंगे तो यहाँ तो 2 है नहीं, तो इसे 2 से कर देंगे भाग, तो यहाँ से अल्फा बाई 2, यहाँ से अल्फा बाई 2 टी स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, यहाँ से 2 अल्फा तो निकल गया, यहाँ से हो जाएगा ओमेगा नॉट टी। अब इसे और अच्छे से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, यहाँ से हो जाएगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अरे चाहे इसको इस पे लिखें चाहे वो बात वही होगी कुल मिलाकर, तो ओमेगा नॉट का ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ से अगर आगे लिखना तो दोस्तों यहाँ पर अब हमें एक समीकरण याद आ रहा होगा, समीकरण 2 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये मैंने घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण अभी सिद्ध किया है, तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और इतने की वैल्यू होती है हमारी थीटा। ये है हमारी व्युत्पत्ति 3। यहाँ से हमारे समीकरण 3 की भी व्युत्पत्ति हो गई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में भी बताना वीडियो कैसा था। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।